लास्ट के 3 महीने में नीट क्रैक करना इम्पॉसिबल है। लास्ट के 2 महीनों में 200 से 650 प्लस बूस्ट करना एकदम इम्पॉसिबल है। ऐसी बातें आपने बहुत जगह से सुनी होगी, बहुत आपको डिमोटिवेशन मिली होगी। बट क्या होगा अगर आपको मैं बताऊं कि नीट के पहले दिन मैंने आपको नीट का पूरा पेपर जो आने वाला है वो दे दिया, फिर भी आपके मार्क्स 200 पे ही रहेंगे या फिर 720 बन जाएंगे। तो यही बात है दोस्तों, नीट में टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम के अंदर आप एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी लगाते हो, क्या चीजें पढ़ते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेलकम टू मेंटर मी चैनल। मेरा नाम है संकल्प सालुंके, मैं फाइनल एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट एम्स भोपाल और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 45 टॉपिक्स, जिनको अगर आप कर देते हो तो आपका मतलब नीट का एक अच्छा खासा स्कोर फिजिक्स के लिए सिक्योर हो जाएगा। 140 प्लस स्कोर सिक्योर हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। उसके लिए आपको क्या क्या एग्जैक्टली चीजें करनी है वो मैंने पार्ट 1 में भी बताया था और इस पार्ट में भी मैं उसको ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो अभी जाके देख सकते हैं या फिर पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 1 देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली कैसे फिजिक्स को पढ़ना चाहिए और क्या एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इन 45 टॉपिक्स को कवर करने के लिए। उसके लिए मैंने 3 स्टेप स्ट्रैटेजी बताई। स्टेप नंबर 1 अपनी है कि हम जो अपने लेक्चर के नोट्स हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो एकदम अच्छे से कर ले, उनको परफेक्ट कर ले। उनको करने का तरीका भी मैंने बताया था कि डायरेक्ट जाके वो क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देखना है, अगर क्वेश्चन भी नहीं समझ आता है, सॉल्यूशन भी नहीं समझ आता है तो जाके थ्योरी पढ़नी है जो हमने नोट्स के अंदर लिखी है। अगर वो भी नहीं समझ आता है तो हमें उस पोर्शन का वन शॉट जाके देखना है। ये अपनी एक स्ट्रैटेजी रहेगी लेक्चर नोट्स को कवर करने के लिए। इसके बाद में स्टेप नंबर 2 है अपना कि हम प्रीवियस जो भी अभी तक मॉड्यूल सॉल्व किए हैं उनके जो भी मार्क वाले क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सॉल्व करें। स्टेप नंबर 3 है कि हम एकदम इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। वो हम कैसे कर सकते हैं? वन शॉट लेक्चर्स से। मैंने बताया था कि मैं 6-7 घंटे के जो वन शॉट लेक्चर्स है वो कंप्लीट कर सकता था 1.5-2 घंटे में। तो वो कैसे करना है कि वन शॉट जाना है, वन शॉट में जाके बस क्वेश्चन के टाइम पे स्किप करना है। स्किप करके जब भी टीचर क्वेश्चन पढ़ाता है उस टाइम पे जाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से रफ नोटबुक में। अगर आता है आगे बढ़ना है, नहीं आता है सोल्यूशन देखना है, सोल्यूशन भी नहीं समझ आता है तो पीछे जाके थ्योरी जो भी टीचर पढ़ाता है वो देखना है। ऐसे करके हमें 7-8 घंटे का वन शॉट जो है वो 1.5-2 घंटे में आराम से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी है। उसके लिए मैंने रिकमेंडेड वन शॉट बताए थे कि आशीष अरोड़ा सर का जो फिजिक्स गैलेक्सी चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर रिविजन चेकलिस्ट नाम से फ्री में वन शॉट अवेलेबल है, या फिर पीडब्ल्यू की जो वन शॉट है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम अभी आते हैं हम टॉपिक्स पे। टॉपिक नंबर 23 है कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर। इसमें ऐसे ज्यादा कुछ टफ नहीं है यार। अगर आप बेसिक फॉर्मूला कर लोगे और आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आता है और इसमें बस आपको ज्यादा फोकस इस पे करना पड़ेगा कि लेंथ के वेरिएशन, थिकनेस का वेरिएशन, रॉड में हीट ट्रांसफर, ये सब चीजें जो है वो आपको देखना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो इसको अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेट करते जाओगे तो बहुत आपके लिए इजी रहेगा। फिर आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो मतलब एनएमसी ने अपने सिलेबस के अंदर तो नहीं दिया है, बट उन्होंने हीट ट्रांसफर इन जनरल दिया है और हीट ट्रांसफर में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो आ ही सकता है एप्लीकेशन बेस पे, क्योंकि हीट ट्रांसफर के अगर सबसे मतलब इम्पोर्टेंट 5 टॉपिक अगर मुझे बताने हो तो मैं उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो जरूर इंक्लूड करूंगा और आराम से इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादा टफ पार्ट भी नहीं है, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गई तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। फिर इसके बाद बात आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसमें जो ग्राफ्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से देख लेना। फिर एसएचएम बहुत स्टूडेंट्स को परेशान करता है, बट एसएचएम ऐसा टॉपिक है उसमें जेईई एडवांस के बहुत टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, बट हमें वो क्वेश्चन लगाने नहीं है। हमें बस बेसिक एसएचएम करना है, बस जो नॉर्मल इक्वेशंस रहते हैं वो देखना है। एग्जैक्टली एसएचएम के जो भी टर्म्स है
वो क्या है, फ्रिक्वेंसी वगैरह एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है वो समझ लेना है, उतना आप करोगे तो इनफ रहेगा। ठीक है, नॉर्मल वेव्स, नॉर्मल एसएचएम क्या एग्जैक्टली है उसके कंसेप्ट जान लोगे, कोई भी वन शॉट देख लोगे, या फिर अपने लेक्चर वाले नोट्स के क्वेश्चन है उनको अगर अच्छे से आप रिवाइज करते हो इनफ हो जाएगा। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, वो बहुत सारी चीजें करने के पीछे भागते हैं। उनको लगता है कि लेक्चर तो देख लिया अभी हमने, मॉड्यूल सॉल्व कर देते हैं, मॉड्यूल एक बार जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद वो करते हैं कि कोई बुक वगैरह उठा लेते हैं। ऐसे करते करते वो बहुत ज्यादा मटेरियल कंज्यूम करते हैं, और जब रिवीजन की बात आती है 2-3 चैप्टर के बाद उनको एग्जैक्टली समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली अभी करना क्या। तो इससे बेटर स्ट्रेटेजी ये है कि तुम अगर लेक्चर कर रहे हो अच्छे से तो लेक्चर के जो भी क्वेश्चंस है उनको पहले मतलब परफेक्ट कर लो, 2-3 बार उनको लगा लो। और अगर आपको नींद से उठा के भी अगर लेक्चर वाले क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन पूछ लें तो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी रहती है। देखो, अगर नीट में क्वेश्चन आना है तो पहले आपके लेक्चर नोट से आएगा, क्योंकि लेक्चर नोट्स के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा एनालिसिस करके आपको पढ़ाए होते हैं। ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा तो वो टफ वाला क्वेश्चन ही जाएगा, और वो बहुत लोगों को नहीं आना है। ठीक है, पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस को करना है जो सबको आने वाले हैं। ठीक है, हमें पहले मीडियम लेवल पे रहना, मीडियोकर लेवल पे जाना है। ठीक है, कि सबको जो क्वेश्चंस आते हैं वो करने हैं। ठीक है, वो करने के बाद थोड़े टफर क्वेश्चन जो नोट्स में नहीं दिए हैं या फिर थोड़े हायर लेवल के हैं वो कैसे कवर करेंगे हम। जितने ज्यादा टेस्ट हम लगाएंगे उतने ज्यादा वो क्वेश्चंस अपने आप कवर होते जाएंगे। तो आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं करना है कि एक बार अपना लेक्चर का नोट्स हो गया जल्दी से तो जल्दी वो परफेक्ट ना करके आगे बढ़ गए, कोई मॉड्यूल उठा लिया उसके बाद बुक उठा ली, ये नहीं करना। कोई टॉपर को भी अगर आप पूछ लोगे तो टॉपर यही बोलेगा कि मेरे लेक्चर वाले क्वेश्चंस बिल्कुल मेरे मतलब आते ही आते हैं, उसको वो बहुत इजी लगता है, तभी जाके वो क्या करता है कि कोई बुक वगैरह उठा लेता है, उसका वो परफेक्ट हो गया होता है। तो पहले उस स्टेज पे पहुंचना है, बिल्कुल भी हमें रश नहीं करना है। रश अगर करोगे तो बाद में जाके दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इसके बाद वेव का नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल जो वेवलेंथ क्या होती है, ये सब चीजें कर लेना अच्छे से। ठीक है, सिंपल उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। फिर चार्जेस एंड कूलम्स लॉ। ठीक है, अभी से जो मैं टॉपिक बताऊंगा ये मतलब थोड़े इकट्ठा वाले ही टॉपिक है, रिलेटेड वाले टॉपिक्स है। चार्जेस कूलम्स लॉ हो गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ हो गया, फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड्स हो गया, फिर उसके बाद आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस। ये सब जो चीजें हैं इसमें बेसिक फॉर्मूला है और फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। कभी कभी वो रेजिस्टेंस पे डायग्राम वगैरह देख के, पैरेलल सीरीज का अरेंजमेंट वगैरह देख के वहां पे फंसा सकते हैं थोड़ा सा, बट वो भी प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, फिर जो बेसिक फॉर्मूलाज अगर मैंने अभी तक जो 4-5 टॉपिक्स बताए उनको अगर कंबाइन करके अगर हम देख ले तो उसमें एक अराउंड 30 to 40 टोटल फॉर्मूलाज बन जाएंगे। तो वो आपको याद करना ही करना है, उसको हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनसे अगर सवाल आएगा तो नीट लेवल पे बहुत इजी सवाल आएगा, डायरेक्ट आंसर वाले सवाल आ सकते हैं। और प्लस इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड आ सकता है, तो एनसीईआरटी में जाके खास करके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो भी डायग्राम्स वगैरह दिए उन्होंने वो बस जाके देख लेना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, बस डायग्राम जाके देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म। ये भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है अभी तक जो मैंने टॉपिक्स बताए उनके लिए। ठीक है, तो सेम अप्रोच इसके लिए भी हमें फॉलो करनी है। गॉस लॉ, मैग्नेटिज्म, इसमें भी थोड़ा सा सेम ही है। ठीक है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक अपने एमसीक्यू रहते हैं, अगर गॉस लॉ मैग्नेटिज्म बोले तो 15 to 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू इसमें बन सकते हैं। उतने ही करने हैं, उतने की ही बार रिवीजन करनी है। उतना अगर आप इंश्योर कर लेते हो तो बस, इसके ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ईएमआई सेम ही यार, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा पैटर्न है कि रिपीट होते जाता है इन चैप्टर्स में। अगर आपको सेम एक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले फॉर्मूलाज समझ आ गए तो वैसे ही थोड़ा सा सिमिलर आता है ईएमआई वगैरह में, तो सिमिलैरिटी है इन सब चैप्टर्स में, एसी में वगैरह। तो ये मतलब ये जो सेक्शन है वो इकट्ठा ही कर लो, अच्छे से कर लो। ठीक है, फिर एसी में मैं पूरा चैप्टर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें कहीं से भी सवाल आ सकता है, और मतलब इजी सवाल आएगा, ऐसे टफ वगैरह नहीं आएगा। जो एनसीईआरटी के एंड में थोड़ा टफ सेक्शन दिया है वो छोड़ सकते हो आप,
जो मतलब रेजोनेंस वगैरह क्या रह गया तो वो बिल्कुल छोड़ सकता है, ठीक है। उसमें ज्यादा फोकस करना नहीं है अभी के लिए, बस नॉर्मल इक्वेशंस वगैरह होगा, ठीक है, कि आरएमएस वगैरह क्या रहती है वो थोड़ा सा पता रहना चाहिए, ठीक है। फिर ईएम वेव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा हाई है। हाई का मतलब क्या है कि हम मेहनत जितनी लगाते हैं उससे ज्यादा आउटपुट आता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक गिने चुने 4 से 5 फॉर्मूला है, बट उतने हम अगर अच्छे से कर लेते हैं ना तो कोई भी सवाल इससे बनना ही बनना है, क्योंकि इसमें घुमा के क्वेश्चन आता ही नहीं है कभी, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी छोड़ो मत आप। फिर प्रिज्म शायद से एनएमसी के सिलेबस में नहीं दिया है, बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि अप्लाइड में ये बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो अपना माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनका रिजोल्यूशन पावर वगैरह जो छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज है, मतलब फॉर्मूलाज दिए हैं उनको अच्छे से करना है। एनसीईआरटी के अंदर भी वो फॉर्मूलाज दिए हैं तो उनको स्किप मत करना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सिलेबस के अंदर नहीं दिया है, बट बिल्कुल पूछ सकते हैं, अभी तक ट्रेंड रहा है कि हर साल पूछ रहा है थोड़ा कहीं ना कहीं पे, तो बिल्कुल छोड़ो मत इसको, ठीक है। फिर लेंसेस, इसके बारे में मतलब ये तो हैंड होना ही चाहिए, लेंसेस की इमेज कहाँ पे बनती है वगैरह, ये तो मतलब 10th लेवल का क्वेश्चन है वो तो, ठीक है। वो तो पहले आप कंफर्म कर ही लो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वेरिएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह ये थोड़ा थोड़ा जो है वो भी थोड़ा सा बेसिक जो है वो हमें करना पड़ेगा अच्छे से। फिर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इनमें मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो सारे ही टॉपिक मैं जो भी बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट तो है ही, ठीक है। बट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसा टॉपिक है वो बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें कहीं ना कहीं पे मतलब सवाल आ ही रहा है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी छोड़ना मत, ठीक है। फिर डिफ्रैक्शन, वही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर आप पढ़ने जाओगे तो उसके पास में ही डिफ्रैक्शन वगैरह आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वो भी करना है साथ साथ में। फिर अभी आता है थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट, ठीक है। फिर मैटर वेव्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें भी थोड़ा ऐसा है कि एक बार आपको जो बेसिक वाले फॉर्मूलाज वो समझ आ गए तो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोस मॉडल, ठीक है। ये भी इसमें आधा पोर्शन ऐसा है कि केमिस्ट्री में रिपीट होता है, तो आपको मतलब बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। फिर रेडियो एक्टिविटी, इसमें ज्यादा डेप्थ में मत पढ़ो, क्योंकि इसमें अगर डेप्थ में जाना है तो बहुत ज्यादा पढ़ सकता है, बट इसमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस क्या करना है, जो लेक्चर वाले नोट्स के क्वेश्चन हैं उतने बिल्कुल आप परफेक्ट कर लो, ठीक है। उससे ज्यादा एक्सेस में बिल्कुल मत करना। फिर मास एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो थोड़ा सा करना है, ठीक है। ये भी रेडियोएक्टिविटी में ही आता है, ठीक है। फिर आता है डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह, सेमीकंडक्टर जो है उसका पोर्शन, उसमें आपको क्या करना है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखनी है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है वगैरह। उसके लिए मैं एक वीडियो आपको सजेस्ट करता हूँ, एड्यू पॉइंट करके एक चैनल है यूट्यूब पे, उसके एनिमेशन सेमीकंडक्टर के जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने खुद से देखे थे, वो आप भी जाके देख सकते हो, ठीक है। कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। फिर आता है लॉजिक गेट्स, ठीक है। इसमें ऐसा है कि एनसीईआरटी के अंदर जो भी दिया है ना उतना बस पढ़ लो, एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से दिया है, और एक्सरसाइज वाले जो लॉजिक गेट के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के उतना अच्छे से करना, और जो अपने लेक्चर नोट्स के क्वेश्चन 3 स्टेप स्ट्रेटेजी है वो तो सारे टॉपिक्स को करना ही करना है। तो ऐसे करके हमने 47 नीट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए। तो बहुत लोगों को डाउट रहेगा कि ये टॉपिक्स कवर करने से क्या अपना नीट पूरा कवर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर आप कवर कर लोगे तो आपका नीट का जो कोर है फिजिक्स का वो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपने कोर कवर कर लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा मेजॉरिटी पोर्शन तो हो गया इम्पोर्टेंट वाला, थोड़ा थोड़ा बच्चा है, और वो आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे, टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, वैसे वैसे वो कवर करते जाओगे और उसमें वो बात हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं रहेगी, लोड कम हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स है इनके लिए आप ऐसे कर लो कि 3-4 दिन निकाल के, 4-5 दिन निकाल के इकट्ठा में कंप्लीट करने का ट्राई कर लो, कि 3-4 दिन में 10 टॉपिक कवर कर लिए, फिर थोड़ा अपना रोज का वगैरह देख लिया, या फिर रोज 2-2 घंटे निकाल लिए 1-1, 2-2, 3-3 टॉपिक कवर करने के लिए। ऐसे करके एक प्लान बनाओ अच्छे से, ठीक है।
प्लान बनाने में और कोई मदद चाहिए हो तो हमारे पास मेंटर्स हैं मेंटर के साथ, उनके साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। उनके बारे में अगर डिटेल्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे आपका इंटरेस्ट दिखाओ कि आपको मेंटरशिप में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपको वो लोग बता देंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या आपको करना पड़ेगा। हमारे साथ मेंटर मी में जो भी मेंटर्स हैं वो सारे एम्स के मेंटर्स हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी एम्स भोपाल का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं भी मेंटर मी के साथ अभी 3 साल से साथ में हूँ। तो इसीलिए मैं इतना इन डेप्थ में एनालिसिस कर पा रहा हूँ। इसीलिए मुझे कोई भी बच्चा हो, उसके कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वो सारे मुझे पता रहता है एग्जैक्टली उनको सोल्यूशन क्या है वो भी पहले से ही पता रहता है। तो सारे मेंटर्स हमारे जो भी है ना वो ऐसे ही है। आपको प्रॉब्लम थोड़ा भी अगर आप बता दोगे तो हम सॉल्यूशन बता सकते हो उसका, ठीक है। 100 ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है जो मतलब आपका मार्क्स रोक सकते हैं, मार्क्स को एक जगह पे रोक सकते हैं, बट उनमें से 2-3 प्रॉब्लम्स ही आपके लिए सता रहे होंगे, मतलब आपकी पर्सनली आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे। अगर वो प्रॉब्लम्स हमने ढूंढ लिया, उनका सोल्यूशन हमने ढूंढ लिया, तो बड़ी बात नहीं है कि हम मार्क्स बढ़ाएं, ठीक है। बट ये चीज बहुत बच्चे समझते नहीं है। वो रैंडमली कुछ भी चीजें ट्राई करने का ट्राई करता है और उनसे वो मार्क फिर स्टक ही रह जाता है। तो रैंडम अप्रोच मत रखो, कंफ्यूजन मत रखो। मैंने पिछले सेशंस में भी बताया था कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं नीट क्रैक करने के लिए। एक तो क्लैरिटी चाहिए हमारे अंदर कि क्या एग्जैक्टली करना है, अगले हफ्ते मुझे क्या करना है, अगले महीने मुझे क्या करना है, इस महीने का टारगेट क्या है, आज का टारगेट क्या है। क्लैरिटी हमें चाहिए। दूसरा सेल्फ बिलीफ चाहिए कि जो भी मैंने टारगेट रखा है वो मैं कर सकता हूँ और एट द एंड मेरा नीड भी हो जाएगा। ऐसे सेल्फ बिलीफ चाहिए कि मैं कर लूंगा, ठीक है। ये कब आता है? पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही सेल्फ बिलीफ आ पाता है। और सेल्फ बिलीफ और क्लैरिटी रहती है तो थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट है हार्डवर्क। ये 3 चीजें अगर आपके पास मिल गई तो पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे पढ़ाई करनी है। ये 3 चीजें आपके पास रहेगी तो अपने आप पढ़ाई करते रहोगे, हार्डवर्क होते जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजों के बारे में याद रखना, लिख लेना, कहीं पे चिपका देना कि मुझे 3 चीजें चाहिए बस, क्लैरिटी, सेल्फ बिलीफ और हार्डवर्क, और इनके पीछे पूरी मेहनत लगा देना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नीचे कमेंट्स में बता देना कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, और वीडियो के लिए कुछ सजेशंस हो वो भी बता देना, कुछ टॉपिक के सजेशन हो वो भी बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हसल करते रहो।